एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट टॉपिक जो है उसका थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जितनी भी फॉर्मूले इस टॉपिक में है वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज्ड होने चाहिए और हर एक फॉर्मूला पे आपने बस बेसिक क्वेश्चन करा होना चाहिए। तब जाके आप देखोगे कि एंट्रेंस में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में आएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बस फॉर्मूले अच्छे से आपको पता होने चाहिए। आपका सिंपली सब्स्टिट्यूशन टाइप इस टॉपिक में से आ जाता है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, बहुत अच्छे तरीके से मैं सीक्वेंस वाइज जाने की कोशिश करूंगा और हर एक पॉइंट को पेन डाउन करो, हर एक फॉर्मूला को पेन डाउन करो। डायरेक्ट आ जाता हूं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपके पास यहां पर कॉशीज इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आपके पास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और उस मटेरियल के थ्रू अगर आपने व्हाइट लाइट, उस मटेरियल पर अगर आपने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करा, आपको पहले ही पता होता है कि व्हाइट लाइट आपका 7 कलर्स का बना होता है। दैट मीन्स उसमें 7 वेवलेंथ्स होती है। हर एक वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिफरेंट होगा। दैट मीन्स जो आपका वेवलेंथ होता है और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये डिपेंडेंस आप एक इंपैरिकल फॉर्मूला के थ्रू समझ सकते हो। दैट इज योर कॉशीज इक्वेशन। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहां पे आ जाता हूं, कॉशीज इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट इट डिपेंड्स ऑन इट्स वेवलेंथ। अगर आप कोई भी लाइट यूज करते हो ना तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर आपने रेड कलर का लाइट यूज करा तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप देखोगे कि वो रेड कलर की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। और वायलेट कलर की बात करूं वहां पर उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्योंकि उसका अपना वेवलेंथ है। दैट मींस फर्क आने वाला है। अभी तक हम बोलते थे ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, बट अब आपको देखना होगा कि प्रिज्म के थ्रू रेड कलर जा रहा है कि प्रिज्म के थ्रू आपका वायलेट कलर जा रहा है। अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रिज्म के थ्रू रेड कलर जा रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर बन जाएगा। अगर आपका वायलेट कलर जा रहा है प्रिज्म के थ्रू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहां पे म्यू आर आप नहीं लोगे, तब आपको म्यू वी लेना पड़ेगा। दैट मींस वायलेट कलर के कॉरस्पॉन्डिंग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये कहां से पता आपको चल रहा है? इंपैरिकल इक्वेशन जो है कॉशी का, वहां से आपको पता चल रहा है। कंटिन्यू मैं करता हूं। सो फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ लाइट इट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ एंड द रिलेशन इज गिवन बाय इंपैरिकल रिलेशनशिप कॉल्ड कॉशीज इक्वेशन। कॉशीज इक्वेशन के हिसाब से आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज फंक्शन ऑफ लेमडा। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आप इंसिडेंट करने वाले हो अपने ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, एंड इट इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय लेमडा रेज पावर 4 प्लस सो ऑन। बट यहां पर आप क्या कर रहे हो, हायर पावर्स को हम यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे, आप देखोगे यहां पर कि आपके पास यहां पर जो म्यू है एज अ फंक्शन ऑफ लेमडा आप इसको लिख सकते हो इट इज a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। अब यहां तक इस इक्वेशन को भी मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है आपको इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। वहां पर आपको फॉर एग्जांपल a दिया होता है, लेमडा दिया होता है, म्यू दिया होता है, b को इवैल्यूएट करना होता है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन ही होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है वहां पे। हाँ, जेई एडवांस के लिए आप देखोगे कि इस वाली इंफॉर्मेशन को भी वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा खासा वहां पे रखते हैं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं नीट या जेई मेंस की बात करूं, आपको बस ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, जिस लाइट का वेवलेंथ यहां पर कम होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ यहां पर कम होगा उसके रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। दैट मींस रेड कलर का वेवलेंथ देखते हैं, रेड कलर का लाइट देखते हैं, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर के लिए लेमडा का वैल्यू सबसे ज्यादा, रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वायलेट कलर, चलो वायलेट कलर के लिए लेमडा का वैल्यू क्या होता है, वो कम होता है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, ज्यादा। दैट मींस आप बोल सकते हो कि म्यू वायलेट इट इज ग्रेटर देन म्यू आर। डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहां पर अब आप रिलेट कर रहे हो, मतलब एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आप उसके थ्रू रेड कलर का लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, आप वायलेट कलर का लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, आप बताओ जी कि दोनों कलर्स के रिलेटेड जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके बीच का रिलेशन क्या होगा। क्या आपका म्यू वी म्यू आर के बराबर होगा, म्यू वी आपका बड़ा होगा म्यू आर से, म्यू वी आपका छोटा होगा म्यू आर से, या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। बट आपको पहले ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेड कलर। अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना वो ज्यादा बेंड करता है। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करता है। दैट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां पर भी आ जाता हूं। फिलहाल के लिए यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास म्यू लेमडा, दैट मींस म्यू इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट यू आर यूजिंग, इट इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर।
अगेन मैं यहां पे रिपीट करूंगा, जितना आपका लैम्डा बढ़ा उतना उस लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग, उस वेव के कॉरस्पॉन्डिंग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, ए और बी कांस्टेंट है और वो डिपेंड करते हैं आपके मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक पे। कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ए और बी किस पर डिपेंड करते हैं, मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं। एक एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से चीजों को समझ लेना। फर्दर बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे फॉर रेड एंड वायलेट लाइट, फॉर रेड एंड वायलेट लाइट, क्योंकि इन्हीं दो लाइट्स के लिए बात करेंगे, आपको पता है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, इसमें कोई इशू है नहीं। यहां पर ये रिलेशन यूज करके मैं अगेन बोल सकता हूं कि फ्रॉम कॉशीज इक्वेशन जो आपका रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है इन कंपैरिजन टू जो आपका वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विबगर के हिसाब से सबसे ज्यादा होगा, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबसे कम लोगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, आप यूजुअली बोलते हो कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है ना, वो किसी पर्टिकुलर कलर के लिए आप बोल रहे होंगे और वो कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका येलो कलर होता है। दैट मींस अगर मैं बोलता हूं ना कि मेरे पास एक प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस सपोज 1.7 है, वो येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर होगा वहां पे। अगेन मैं नंबर्स ऐसे ही बोल रहा हूं, एक्यूरेट नंबर्स नहीं है, एक मीडियम होगा, वो डिपेंड करेगा ग्लास लोगे, वाटर लोगे, क्या लोगे, बट मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, जो कि आज तक आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, आपको ग्लास लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, वो एक्चुअल में आपके येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दैट मींस येलो कलर के लिए वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दैट मींस येलो कलर आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। कंटिन्यू करते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं, आपका स्पीड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। लाइट का स्पीड एक मीडियम में, लाइट का जो स्पीड होता है एक मीडियम में, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है। दैट मींस आपका स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि आपका जो म्यू होता है इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो आप देख रहे हो कि मीडियम में स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स रिलेशन रखते हैं वहां पे, तो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर भी दिखाता हूं, आपके पास जो म्यू होता है, आप इसको बोलते हो इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दैट मींस अगर मैं स्पीड की बात करूं, मीडियम में लाइट की स्पीड की बात करूं और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है यहां पे। तो वही तो मैंने लिखा कि स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू म्यू, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मैं ये बोल सकता हूं ना, जिस कलर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। रेड कलर के लिए जरा देख लो, रेड कलर के लिए आपका म्यू कम होता है। पहले पूरा जरा एक बार दिमाग में रखो कि आपके वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। आप पेन डाउन कर लो पहले इसको एक बार और। मैं बोल रहा हूं, आपके पास जो वायलेट कलर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मैक्सिमम होता है और जो रेड कलर आपका होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास मिनिमम होता है, मिनिमम। तो ये चीज दिमाग में रखो। अब मैं आ जाता हूं, अगर रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम होगा, रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। अगर रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा है तो रेड कलर जब आपके मीडियम में पेनिट्रेट करेगा ना, उतना ज्यादा बेंड नहीं होगा क्योंकि उसका स्पीड बहुत तेज है। अगर कोई बहुत तेजी से आ रहा होता है ना, तो उसको डिविएट करना बहुत मुश्किल होता है वहां पे, वो तो सीधे निकल ही जाएगा ना वहां पे। तो इसी तरीके से मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके पास म्यू का वैल्यू कम होगा, वो तो रेड कलर के लिए, तो रेड कलर का स्पीड ज्यादा, जिस वेवलेंथ का या जिस लाइट का स्पीड ज्यादा होता है वो बहुत कम बेंड करता है। यही तो मैंने आपको बताया ना कि आपका जो रेड कलर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये बेंड कम करेगा। जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा बेंड करेगा। क्यों, जरा देखते हैं। वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ये ज्यादा बेंड करना चाहिए। अब अगर आपके पास वायलेट कलर का म्यू ज्यादा, इसका स्पीड कम होगा, जिस लाइट का स्पीड कम होता है वो थोड़ा ज्यादा बेंड होता है क्योंकि उसको एक टाइम मिलता है, उतना स्पीड तो होता नहीं है उसको, तो वो आराम से बेंड हो जाता है वहां पे। तो ये चीज आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में पेन डाउन करो। ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाता हूं डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, when white light is incident on transparent medium, all colors in white light they are refracted. obviously आपका जो white light है उसमें तो 7 कलर्स हैं, और white light जब इंसिडेंट होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, आप देखते हो कि वहां पर व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स होंगे ना, सबके सब रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। फर्दर यहां पे देखते हैं,
सो ये डिफरेंट कलर जो आपके पास है सबके सब रिफ्रैक्ट तो होंगे, मगर ये एक ही एंगल पे रिफ्रैक्ट नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई कलर जो है उसका स्पीड ज्यादा होगा, कोई कलर उसका स्पीड कम होगा, कोई कलर उसका स्पीड सबसे कम होगा। तो इवेंचुअली आप देखोगे इनका बेंडिंग डिफरेंट होगा, रिफ्रैक्शन हर एक कलर के लिए डिफरेंट होगा। यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था जब मैंने यहां पर इसको रिलेट करा स्पीड के साथ और बेंडिंग के साथ। फर्दर बात करता हूं, एक बार और देखते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑल कलर्स इन व्हाइट लाइट दे आर रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स एंड द लाइट इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। क्योंकि हर एक कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होगा, तो सच आप देखोगे कलर्स क्या हो जाएंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट बेंडिंग। बिकॉज ऑफ डिफरेंट बेंडिंग आप देखोगे कि आपके जो कलर्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे। फर्दर बात करते हैं, in other medium, this splitting of light into colors, it is called dispersion of light. इसी splitting of light को क्या बोलते हो? dispersion of light बोलते हो। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब डायग्रामेटिकली अगर बात करूं, ये आपके पास व्हाइट लाइट है, ये आपके पास यहां पर व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट यहां पर इस मीडियम पे आप देख रहे हो स्ट्राइक कर रहा है। लेट अस एज्यूम दिस इज एयर, लेट अस एज्यूम दिस इज एयर, लेट अस एज्यूम दिस इज ग्लास, लेट अस एज्यूम दिस इज ग्लास। फिलहाल के लिए एज्यूम कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो कि व्हाइट लाइट जो है वो यहां पे इंसिडेंट है इस पॉइंट पे। आप देख रहे हो कि रेड जो आपके पास कलर होगा उसका स्पीड तो मैक्सिमम होगा, उतना ज्यादा बेंड नहीं होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, मगर वायलेट कलर यहां पर बहुत बेंड हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि इसका स्पीड क्या है? कम। अब याद रखो इसको कि बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेंडिंग जो आपके पास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्पीड। जिसका ज्यादा स्पीड वो उतना बेंड नहीं होगा, जिसका कम स्पीड वो ज्यादा बेंड होगा। दैट मींस रेड कलर का बहुत स्पीड है, ये उतना बेंड नहीं हुआ। वायलेट कलर का उतना स्पीड नहीं है, इसलिए ये ज्यादा बेंड हुआ। अच्छा, जो सबसे ज्यादा बेंड हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे कम बेंड हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। आप देख सकते हो यहां पे इक्वेशन वाइज भी, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने दो कलर्स दिखाए, मगर आप देख सकते हो कि एक एक्सट्रीम रेड है, दूसरा एक्सट्रीम वायलेट है, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स है आपके पास। बाकी जो आपके पास 5 कलर्स होंगे वो यहां पर आपके होंगे, मैंने दिखाए नहीं है। सो देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स एंड दिस इज योर डिस्पर्शन। तो होपफुली अभी तक कहीं पर डाउट नहीं होगा। अगेन आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेन डाउन कर सकते हो। बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका बेंडिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। वायलेट का बेंडिंग आपको पता है ज्यादा है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मैं बार बार इन पॉइंट्स को बोल रहा हूं ताकि एक हिसाब से आपके दिमाग पे ये आना ही आना चाहिए, आपको ये हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। बेंडिंग जो है यहां तो लिखा मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा, उसमें बेंडिंग सबसे कम। वायलेट कलर में स्पीड सबसे कम, उसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या है आप देख लो। प्रिज्म में आपने पढ़ा होता है देयर इज नेट डेविएशन। अगर आपके पास कोई भी ऑप्टिकल, मैं बोल सकता हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल प्रिज्म की बात होती है, ग्लास स्लैब की बात होती है, यू कैन सिंपली टेक देम एज ऑप्टिकल डिवाइसेस इवन दो दे आर नॉट ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके फिर आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप एंड ऑल, बट मैं बोल रहा हूं कि इफ यू टेक देम एज ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल गैजेट्स, तो आप देखते हो कि आपका जो प्रिज्म होता है और आपका जो ग्लास स्लैब होता है, इसमें आपको यूजुअली डिस्पर्शन के बारे में पूछा जाता है। पहले प्रिज्म के बारे में मैं बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है प्रिज्म में, कि प्रिज्म में नेट डेविएशन होता है। आप वहां पे डेविएशन एंगल डेल्टा के बारे में पढ़ते हो, ये सबको पता है। मगर ग्लास स्लैब में कोई भी डेविएशन नहीं होता है, देयर इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब यह है कि डेविएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिस्पर्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेविएशन। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो ना डेविएशन कर सकता है आपके लाइट में प्रोड्यूस, आप दिमाग में रखो कि वहां पर वो डिस्पर्शन प्रोड्यूस कर सकता है, वो व्हाइट लाइट को स्पेक्ट्रम मैं एग्जैक्टली कन्वर्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो यहां पर मैं आ जाता हूं। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सरफेसेस, क्योंकि आपके पास ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस, क्योंकि प्रिज्म में दो सरफेसेस होते हैं, दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन देयर इज अ नेट डेविएशन। ये आपको पहले ही पता है, प्रिज्म में पढ़ा हुआ है। तो मैं रिपीट करता हूं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस ऑफ प्रिज्म विद डेविएशन। तो डेविएशन है यहां पे, तो इसीलिए आप क्या देखते हो कि जो इमर्जिंग बीम होती है लाइट की, इट स्प्लिट्स इनटू कलर्स। ये स्प्लिट होता है स्पेक्ट्रम में, इट स्प्लिट्स इनटू कलर्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इट प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ऑन स्क्रीन।
तो आपको व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिल जाता है कि व्हाइट लाइट में कौन कौन सा कलर है, आपको पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाता है व्हाइट स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि प्रिज्म में आप देखते हो कि देयर इज नेट डीविएशन, इसीलिए आप देखते हो कि प्रिज्म में दो रिफ्रैक्शंस होती है, बिल्कुल सही, नेट डीविएशन होती है, बिल्कुल सही, इसीलिए आप बोल सकते हो कि प्रिज्म में डिस्पर्शन देखने को मिलेगा। बट ग्लास स्लैब में ऐसा नहीं होता है। ग्लास स्लैब में आप क्या देखते हो, ग्लास स्लैब में वहां लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, एज सच देयर इज नो नेट डीविएशन, इसलिए आप देखते हो कि वहां पर लाइट का डिस्पर्शन नहीं होता, वहां आपको स्क्रीन पे सिंपली स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है व्हाइट लाइट का। चलो वहां पर आ जाता हूं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब, देर इज नो नेट डीविएशन। देखो डीविएशन का होना इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्शन, डीविएशन का होना इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्शन, इस चीज को पेन डाउन कर लो। फर्दर देख लो आप, देर इज नो नेट डीविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड हेंस इमर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जो इमर्जिंग बीम होगी लाइट की, जो कि दूसरे साइड से निकलती है, फिर इट वोंट स्प्लिट इनटू कलर्स, ये कलर्स में स्प्लिट नहीं होती है। फर्दर अगर मैं बात करूं, हेंस ग्लास स्लैब विल ओनली लेटरली डिस्प्लेस द बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी ग्लास स्लैब पे उसमें सिर्फ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, देयर वोंट बी स्प्लिटिंग ऑफ कलर, देयर वोंट बी स्प्लिटिंग ऑफ कलर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिलेगा। बट अगेन यहां पे ग्लास स्लैब तो मैंने ये बताया, तो ये चीज तो आप याद रखते हो। थोड़ा सा डीप जब जाते हो ना, तो आप देखते हो कि ग्लास स्लैब में भी एक्चुअली डिस्पर्शन होता है, मगर डिस्पर्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है। आप देखते हो कि कलर्स में स्प्लिट आ जाता है, मगर नेग्लिजिबल स्प्लिट आ जाता है, सच दैट कि जो आपके पास इमर्जिंग बीम होती है ना, उसमें आपको रेड और ब्लू कलर दिखाई तो देता है एजेस के इसमें, बट आपको ऐसा मतलब डिफरेंट कलर्स नहीं दिखाई देते हैं, बट रेड और ब्लू थोड़ा आप ऑब्जर्व कर लेते हो। दैट मीन्स मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है, इसको पेन डाउन प्लीज कर लेना अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। द इमर्जिंग बीम विल बी स्लाइटली थिकर, जो इमर्जिंग बीम होती है ना थोड़ी सी थिकर होती है, क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब में भी हल्का सा स्प्लिट आ जाता है कलर्स में, मगर स्प्लिट बहुत कम होता है, और वही कलर जब आपके दूसरे साइड से आ जाते हैं बाहर ग्लास स्लैब के, आप देखते हो कि आपका बीम थोड़ा सा थिकर होता है। मैं रिपीट करता हूं, द इमर्जिंग बीम इट विल बी स्लाइटली थिकर देन द इंसिडेंट बीम एंड एजेस ऑफ इमर्ज लाइट इट विल बी स्लाइटली रेडिश एंड ब्लूइश। अब मैंने ब्लूइश बोला, मैंने वायलेटिश नहीं बोला, ऐसा मैंने कुछ वर्ड यूज नहीं किया, रादर हम यूज नहीं करते ब्लूइश और रेडिश, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारी जो आईज है, अगेन इसको आप पेन डाउन कर सकते हो, हमारी आईज सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्लू कलर है, ना कि वायलेट। दैट मींस वो ज्यादा ब्लू कलर को अच्छे तरीके से परसीव करती है हमारी आंखें, वायलेट कलर उतना अच्छे से वो परसीव नहीं कर पाती है। रेड कलर अच्छे से हमारी आईज को दिखेगा, ब्लू कलर अच्छे से दिखेगा हमें, इसलिए आप देखते हो कि स्काई आपका ब्लू दिखता है, वायलेट कलर का तो होता नहीं है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो वापस आ जाते हैं यहां पर, आप देख लो, द इमर्जिंग बीम it will be slightly thicker, point number 1, and then the incident beam, तो ये पता आपको होना चाहिए because there is some split but that split is negligible within the glass slab, and edges of the emerged light, जो emerged light आपकी निकलेगी ग्लास स्लैब से, उसके edges की अगर हम बात करेंगे, the edges will be slightly reddish, एक एज आपका स्लाइटली रेडिश होगा और दूसरा आपका स्लाइटली ब्लूइश होगा, दूसरा आपका क्या होगा, स्लाइटली ब्लूइश होगा, ड्यू टू वायलेट एंड रेड रेज। वायलेट की वजह से आपको ब्लूइश दिखेगा बट वायलेटिश आपको नहीं दिखेगा। फर्दर बात करूंगा, ड्यू टू द वायलेट एंड रेड रेज अवेलेबल एट द एजेस। तो हमेशा याद रखो कि यूजुअली क्या होता है कि जब आपको एम्स वगैरह में जब पूछा जाता है तो वहां पर ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि ग्लास स्लैब के दूसरे साइड से अगर बीम आपको मिल रहा है, क्या वो बीम प्योर वाइट होता है कि आपको वहां पे कोई कलर दिखाई देता है? तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ग्लास स्लैब में भी जो आपको फिर इमर्जिंग बीम मिलता है, उस बीम में आपको रेडिश एज भी दिखाई देता है और ब्लूइश एज भी दिखाई देता है। ब्लूइश एज इज बिकॉज ऑफ वायलेट, बट आपको ब्लू परसीव होता है, आपको लगता है कि वो ब्लूइश एज है वहां पे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मटेरियल। अब ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे फिलहाल के लिए, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मटेरियल, मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूं और इसी को फिर कंटिन्यू करेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि यहां से अब आपका मैथमेटिक्स या इक्वेशंस आपके स्टार्ट होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मटेरियल, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव deviation of light beam when it passes through prism from its mean path। दैट मींस यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक रिलेटिव डेविएशन चाहिए। रिलेटिव डेविएशन आप देखोगे किसका, लाइट बीम का, विद रिस्पेक्ट टू मीन पाथ। इस रिलेटिव डेविएशन को आप यहां पर थीटा से रिप्रेजेंट करते हो।
ये आपका रिलेटिव डिविएशन होता है। अब देख लो होता क्या है एक्चुअली, आपके पास व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म के एक एंड पे सिंपली इंसिडेंट है, दूसरे एंड पे इमर्ज हो जाएगी लाइट, उसमें आपके पास 7 कलर्स होंगे। आप देखते हो कि येलो कलर का क्या डिविएशन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट लाइट, वही आपका रिलेटिव डिविएशन विद द मीन पाथ कहलाता है, और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा से करते हो। सो मैं रिपीट करता हूं, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव डिविएशन ऑफ लाइट, सॉरी इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव डिविएशन ऑफ लाइट बीम व्हेन इट passes through the prism from its mean path, so this is the deviation from the mean path हो गया। फर्दर देख लो, एज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देयर विल बी चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर विल बी चेंज इन वेवलेंथ, देयर विल बी चेंज इन वेवलेंथ, आपको पता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन वेवलेंथ देयर विल बी चेंज इन डिविएशन, क्योंकि हर एक कलर का अपना अपना डिविएशन होगा, सो यू कैन डिफाइन अ चेंज इन डिविएशन, हर एक कलर का अपना अपना डिविएशन है, आप देखोगे कि आपके पास चेंजिंग डिविएशन होगा विद डिफरेंट कलर्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चेंजिंग वेवलेंथ। सो यहां पर अगर इसी यहां पर आप देख लो, ये जो आपके पास डी थीटा है, ये जो आपके पास थीटा है, इनको यूज करके हम डिस्पर्सिव पावर का इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मैं करता हूं, और यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्पर्सिव पावर के बारे में बात हुई, ऑफ प्रिज्म मटेरियल हम देख रहे हैं, तो अभी उसके लिए इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है, हमने देखा कि हमारे पास डी थीटा होता है और हमारे पास थीटा होता है। नाउ थीटा इज योर मीन डेविएशन, इट इज योर मीन डेविएशन, तो मैं लिखता हूं पहले यहां पे मीन डेविएशन। अब कंफ्यूज नहीं आपको होना है, क्योंकि आप डिविएशन के लिए डेल्टा यूज करते हो प्रिज्म में, वो भी चलेगा, आप डेल्टा यूज करो, थीटा यूज करो, एक ही बात है, बट अभी के लिए हम डिविएशन के लिए यूज क्या कर रहे हैं, हम थीटा यूज कर रहे हैं। तो जब भी मैं प्रिज्म के डिविएशन की बात करूंगा, रादर स्मॉल एंगल प्रिज्म में आपका डिविएशन का इक्वेशन आपने पढ़ा होता है कि डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स म्यू माइनस 1, ये आपने पहले ही पढ़ा होता है, तो वही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। बट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम डेल्टा नहीं लिख रहे हैं, हम डेल्टा की जगह थीटा लिख रहे हैं, तो देयर इज वेरिएबल चेंज, क्योंकि आपकी बुक्स में वेरिएबल थीटा ही लिखा होता है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पे थीटा ही से हम सब कुछ रिप्रेजेंट करें, वरना आप यहां पे डेल्टा भी ले सकते हो। और फर्दर आपका जो डी थीटा यहां पर होगा, इट इज चेंज इन डिविएशन एंगल, दिस इज चेंज इन डिविएशन एंगल, दिस इज चेंज इन डिविएशन एंगल। और ये जो आपके पास चेंज इन डिविएशन एंगल आता है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो जो चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेवलेंथ डिफरेंस। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब यहां पर अगर मैं डिस्पर्सिव पावर की बात करूं, आप ओमेगा से डिस्पर्सिव पावर को यहां पे डिनोट करते हो। मैं और एक बार बोल रहा हूं कि अगले जो वीडियोस आपके आने वाले हैं वो लिंक्ड होने वाले हैं, 2 से 3 वीडियोस सारा डिस्पर्शन पे ही बात होने वाला है, वो लिंक्ड होने वाले हैं। आप देखोगे कि हम एबरेशंस वगैरह की बात करेंगे, क्रोमैटिक एबरेशंस को खत्म करने के लिए हमें डिस्पर्सिव पावर को जीरो करना होता है, वो सारा पढ़ने जो हम पढ़ेंगे, आप देखोगे कि बार बार हमारा ये ओमेगा का फॉर्मूला यूज होगा। अभी हम स्टार्ट में एक फॉर्मूला यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, आप देखोगे कि मैं इसके 6 to 7 वेरिएशंस आपके सामने लाऊंगा, तो आपको हर एक वेरिएशन पता होना चाहिए डिस्पर्सिव पावर का। हर एक वीडियो लिंक्ड है, अच्छे से इन वीडियोस को देखना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरा वीडियो देखोगे और ये वाला वीडियो नहीं देखोगे, कुछ समझ खास में नहीं आएगा। सो आप फिलहाल के लिए देखते जाओ। सो आप देखते जाओ, यहां पर अगर मैं ओमेगा की बात करूं, ये आपका सिंपली होता है रेशियो डी थीटा बाई थीटा। सो डिस्पर्सिव पावर आपके पास अगर मैं बात करूं, इट इज द रिलेटिव मीन डेविएशन, इट इज द रिलेटिव मीन डेविएशन, एंड इट इज, आप बोल सकते हो कि यहां पर आपके पास जो रिलेटिव मीन डेविएशन है, आप साथ साथ में देखते हो कि आप यहां पर चेंज इन डेविएशन के साथ इसको रिलेट करते हो, क्योंकि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो आपके पास चेंज होता रहता है। चलो फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, तो ये आपका पहला इक्वेशन आ रहा है डिस्पर्सिव पावर के लिए, इसको आप मेमोराइज करोगे। तो कभी कभी क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, आपको थीटा देकर होता है, आपको बस उसका डिफरेंशियल लेना होता है, डिवाइड करना होता है थीटा से, आपको ओमेगा मिल जाएगा। अब अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, मैं लिख सकता हूं फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए आपका जो थीटा होता है डेविएशन एंगल, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स म्यू माइनस 1।
बट आपको तो पता है ना कि म्यू चेंजिंग है, म्यू वैरी कर रहा है इस वक्त, सो देयर विल बी सम डिफरेंशियल म्यू फॉर डिफरेंशियल थीटा। जरा डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे डी थीटा लिखूं तो डी थीटा किसके बराबर होगा, ए तो अपनी जगह पर है, म्यू को आप जीरो यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं ले सकते हो। दैट मींस म्यू में आप देखोगे चेंज जीरो नहीं होगा, म्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा, और वो जो म्यू में यहाँ पे चेंज होगा उसको आप डी म्यू लिख सकते हो। फिर माइनस वन में चेंज जीरो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि वन इज कांस्टेंट, उसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, उसमें चेंज आपका जीरो होने वाला है। दैट मींस आप लिख सकते हो ना कि आपके पास डी थीटा इट इज इक्वल टू ए टाइम्स डी म्यू, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। जरा अब देख लो, मैं लिख सकता हूं ओमेगा, बट इट इज फॉर प्रिज्म नाउ। Now I am talking about dispersive power. Omega is dispersive power and we are talking about prism. हम prism की बात कर रहे हैं। आपके पास simply आ जाएगा it is equal to d theta by theta, which is equal to d theta का वैल्यू prism के लिए a times d mu है, it is a times d mu, a times d mu। और डिवाइड किससे मैं यहां पे करने वाला हूं, डिवाइड यहां पे थीटा से करना है, और थीटा क्या है आपका a times mu minus 1, it is a times mu minus 1। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। दैट मींस अगर मैं ओमेगा प्रिज्म की बात करूं, इट इज सिंपली इक्वल टू ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी डी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, एंड दिस इज द डिस्पर्सिव पावर फॉर प्रिज्म। अगेन यहां पर आप इसको मेमोराइज करोगे, आप देख सकते हो कि हमने डिस्पर्सिव पावर के दो इक्वेशंस देखे। एक जनरल इक्वेशन हमने देखा दैट इज डी थीटा बाई थीटा, और डी थीटा यहां पर क्या है, दैट इज चेंज इन डेविएशन एंगल। द चेंज इन डेविएशन एंगल इज बिकॉज ऑफ change in refractive index and change in refractive index is because of change in wavelength। तो ये पता होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं थीटा आपका क्या होता है, मीन डेविएशन, आप बोल सकते हो थीटा आपका होता है डेविएशन ऑफ येलो कलर, आगे जाके देख लेंगे वो भी। बट फिलहाल के लिए ये आप देख सकते हो कि ये आपके पास डिस्पर्सिव पावर आपके प्रिज्म का है, और यहां पर आप देख सकते हो ये म्यू पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ओमेगा प्रिज्म, dispersive power of prism, it does not depend upon angle of prism। और आप देखते हो कि आपको जब ग्राफ दिया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको बोला जाता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म के रिलेटेड आप डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म का ग्राफ निकालो। सिंस आप देख रहे हो कि ओमेगा प्रिज्म जो आपके पास है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म जो आपके पास है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिज्म एंगल, तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इसी को आप लिख सकते हो दैट ओमेगा प्रिज्म, दैट मींस डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिज्म एंगल, सो ए रेज पावर जीरो आने का। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। सो इस वीडियो में यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में प्रिज्म का जो डिस्पर्शन का एनालिसिस है उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट वहां पर मैं स्टार्ट करूंगा अगेन उस वीडियो को इन इक्वेशंस के साथ, इन इक्वेशंस के साथ। ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इनको मेमोराइज करोगे, और रादर इसको भी आप मेमोराइज करके रखो। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। आप स्टेटमेंट जरा सुनो अब एक बार, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। यूजुअली हमें लगता है हाँ ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता होगा बिकॉज इट इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो लिखते हैं इसको, मैं यहां पे लिखता हूं नोट के फॉर्म में, डिस्पर्सिव power of prism does not depend on the angle of prism, जिसको आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो, एक ही बात है। सो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा और आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।